नमस्कार दोस्तों। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द एजुकेशनल हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया और ये किताब को लिखा है सहाना सिंह जी ने। इस किताब में उन्होंने बात की है जो पुरातन भारत में या पुराने भारत में जो एजुकेशन का तरीका था, जिस तरह से एजुकेशन दी जाती थी, चाहे वो हायर लेवल एजुकेशन हो चाहे वो स्कूल के लेवल की एजुकेशन हो, किस तरह से दी जाती थी उसके बारे में बात की है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उभर कर आती है कि उस समय की एजुकेशन में जो एजुकेशन का जो काम था इसको बहुत पवित्र माना जाता था। उसमें जो गुरु शिष्य जो थे उसमें गुरु जो है शिष्य से पैसे नहीं लेता था। वो उनको एजुकेशन ख़त्म होने के बाद उनसे कुछ टोकन अमाउंट या टोकन गिफ्ट ले लिया करते थे। और जो टीचर थे आम तौर पे वो बहुत ही निर्धन तो नहीं कहेंगे लेकिन इतने अमीर भी नहीं हुआ करते थे। वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। और एक चाइनीज़ स्टूडेंट है उसका जिक्र किया गया, उसी ने लिखा है कहीं पे कि जो उस समय के टीचर थे वो सिर्फ इसलिए पढ़ाते थे क्योंकि उनको पढ़ाना अच्छा लगता था या उनको पढ़ाने का शौक़ था, इस तरह से वो पढ़ाते थे। और जो स्टूडेंट थे वो दूर दूर से आते थे इन आश्रम के अंदर। और इन आश्रम को वहाँ के लोकल राजा जो थे वो पैट्रोनाइज करते थे, पैसे देते थे, ज़मीन भी देते थे। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा जो भी होते थे वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाते थे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही थी, इनका ग्रो बहुत अच्छा हो रहा था। और ये तब तक हुआ जब तक कि जो इस्लामिक अटैक इंडिया में नहीं हुआ था। इस्लामिक अटैक होने के बाद इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को तहस नहस कर दिया गया, जला दिया गया। उनके जो किताबें थी वो फूंक दी गई, लाइब्रेरी जला दी गई, जो टीचर थे उनको मार दिया गया, स्टूडेंट को भी जितने मिले मार दिया गया। बहुत सारे टीचर जो थे उनको भागकर दक्षिण भारत की तरफ शरण लेनी पड़ी। और कुछ टीचर्स ने कोशिश भी की कि वो जिन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के आए थे, जिनको जला दिया गया था, उनको दोबारा से क्रिएट करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो एक एक करके ये यूनिवर्सिटीज़, ऐसा नहीं है कि एक ही साल में सभी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई। धीरे धीरे करके जिस भी मुग़ल राजा हो या इस्लामिक कोई किंग हो, उसने धीरे धीरे करके जब भी उसको मौका मिला उसने यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया। ये धीरे धीरे करके पूरे इंडिया से ख़त्म हो गई थी। देखा जाए तो ऑथर ने इस किताब में लगभग 30 यूनिवर्सिटीज़ की बात की है, जिसको एक मैप में भी दिखा के उन्हें प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ है। तो तक्षशिला से लेकर नालंदा, विक्रमशिला और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, उज्जैन की यूनिवर्सिटी है, गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है, केरल की एक यूनिवर्सिटीज़ है, और कर्नाटक में है, कांचीपुरम तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो एक समय आने के बाद धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। और इनमें पढ़ने वाले सब या तो ख़त्म हो गए, मार दिया गया। तो इसके बाद हुआ क्या, इसमें जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने अपना जो मदरसा सिस्टम लेके आए, उसमें उन्होंने अरेबिक वगैरह पढ़ानी शुरू की। और जो हिंदी वगैरह की, जो हिंदी तो नहीं संस्कृत की जो पढ़ाई थी उसको कम्प्लीटली एक तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी गाँव में जो पाठशालाएँ थी हिंदू गाँव में, वहाँ पे अभी भी अध्यापक थे, गुरु लोग थे, वो अपने गांव के बच्चों को तरह तरह की शिक्षा दिया करते थे। उसमें गणित हो गया, उसमें एस्ट्रोलॉजी हो गई, उसमें जो नियमित जीवन में जो चीज़ें यूज होती हैं जैसे कारपेंटर का काम हो गया या खेती का काम हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को सिखाया करते थे। तो इसे मैथ से लेकर आम जीवन में जो चीज़ें काम में आती थी अध्यापक उनको सिखाया करते थे। और किसी चीज़ में अगर स्पेशलिटी लेनी हो तो उसके लिए अलग से स्कूल हुआ करते थे। तो ये सिस्टम अभी भी काम कर रहा था। और जब मुग़लों के आते आते ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी हमारी काफ़ी सारी तहस नहस हो गई थी। और अकबर के समय पे उसने संस्कृत को फिर से बढ़ावा दिया, पैट्रोनाइज किया, और थोड़ी बहुत पैसे भी मिले इन स्कूलों को बनाने के लिए। लेकिन जैसे अकबर की मौत हुई उसके बाद ये फिर से वही ढाक के तीन पात हो गए। औरंगजेब के आते आते ये सब इन्होंने फिर से ख़त्म कर दिया।
तो ये जो पूरा दौर था, जो इस्लामिक दौर था, जिसमें भारत की यूनिवर्सिटीज़ पे एक तरह का कहर बरपा, जिसमें सब की सब यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, और जो मदरसे जो बनाए गए उनमें साइंस का तो सिर्फ नाम के लिए पढ़ाया जाता था, ताकि जो जो टैक्स लेना है या कुछ कॉमर्स से रिलेटेड काम है उसको बस किया जा सके। मैथ्स की इतनी ही पढ़ाई होती थी, इसके अलावा बाकी सब जो साइंस के जो फील्ड में जो चीज़ें थी उनको इग्नोर किया गया। तो धीरे धीरे करके जो भारत जो 12वीं सदी तक एक नई नई चीज़ें बना रहा था, जिस 11वीं 12वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी का तहस नहस किया गया या तक्षशिला यूनिवर्सिटी का तहस नहस किया गया, उसी सदी के अगली सदी में 12वीं 13वीं सदी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बनी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर वो यूनिवर्सिटी हमारी जो चल रही थी आज होती तो हमारी यूनिवर्सिटी का कितना नाम हुआ होता। 1000 साल से भी ज़्यादा चलने वाली यूनिवर्सिटी होती, और आज हमारे पास भी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती अगर वो यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होता। खैर लेकिन जो होना था हो गया। अब जो है जो मुगल जो इस्लामिक जो रूलर थे, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में आर्ट के लिए तो बहुत काम किए, लेकिन साइंस के लिए ये पूरे इस्लामिक दौर में साइंस के लिए कुछ खास किया नहीं गया। जो इसी दौर में जो है वेस्ट ने साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। और 17वीं शताब्दी में जब न्यूटन के नियम बन रहे थे 18वीं शताब्दी में, तो हम लोग हमारे देश में शायरी, आर्ट, इस तरह के काम हो रहे थे। और धीरे धीरे करके जो वेस्ट जो है उसने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आए, फिर सेकंड भी लेके आए। फर्स्ट लगभग 1765 के आसपास आया जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो हम जब इंटरनल वॉर में इंडिया उलझा हुआ था, और उसी समय ब्रिटिश ने भी अटैक किया और उसको जीता, और उस समय हम लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। और ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेस्टर्न वर्ल्ड में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इस रिवॉल्यूशन में जो है कोयले को यूज करके फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाया गया था। तो ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी था। जो उत्पादन था जो पहले हाथ से होता था, मशीनों से हो रहा था कोयले को यूज करके। और 100 साल बाद में दूसरा रिवॉल्यूशन आया जिसमें कोयले की जगह ऑयल, गैस और ये सब यूज करना शुरू हुआ। तीसरा आया उसके बाद 1970 के आसपास। तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का एक दौर आया। तो और चौथा अभी चल रहा है इंटरनेट का रिवॉल्यूशन। तो ये जो 4 औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, इनमें पहली 2 तो इंडिया बिल्कुल सिरे से मिस कर गया। उस समय वो गरीबी की हालत में रहा, क्योंकि हमारी जो हम पे दूसरों का राज था, हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम, हमें पता ही नहीं था कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। हम लोग तो अपनी रोजी रोटी को संभालने में ही लगे हुए थे। और हमारे राजा जो लोग थे या जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उनको सोचने का इतना था ही नहीं कि वो क्या करें। और धीरे धीरे करके ये देश जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के बाद और गरीबी में चला गया, क्योंकि हम लोगों को एक तरह से उपभोक्ता बना दिया गया बिना किसी इनकम के। हमारी इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से थी और उसी को उन्होंने चूसा। लगभग कहीं इंडिया में लगभग 50 से 55% तक का टैक्स लगाया गया किसी भी प्रोड्यूस के ऊपर। आप अगर अनाज पैदा कर रहे हैं तो आपको 55-50% का टैक्स देना पड़ेगा। तो जो राजा थे, जो किसान थे, उनके हाथ बंद गए। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो कोई नई चीज़ के बारे में सोच पाते। वो तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। और इसी समय पे अंग्रेज जब आए तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने स्कूल थे उनको जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से अभी भी चल रही थी, उन स्कूलों का एक एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि इसमें ना सिर्फ एजुकेशन दी जा रही है, इसमें डेली जो नियमित लाइफ है किसी आदमी की, उसको उसमें क्या क्या करना है। बढ़ई का काम है, कुछ बिनने का काम है, कुछ शिल्पकारी का काम है, वो सारी तरह की चीज़ें उसको सिखाई जाती थी। तो बच्चा जब 15, 16, 17, 18 साल का होता था तो वो अपनी रोजी रोटी कमाने लगता था। वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता था। और इस तरह से हमारी एजुकेशन जो पद्धति थी वो सीधे सीधे रोजगार से जुड़ी हुई थी, जिसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर रोजगार के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग लेके आप सीधा कर पाते थे। आपको किसी डिग्री जैसे कि आज की तरह करना पड़ता है उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप किसी अपने गुरु से सीख कर आगे बढ़ जाते थे। और अंग्रेज़ों ने इसी पे ही सबसे बड़ा अटैक किया। उन्होंने पूरे इंडिया में इंग्लिश को लागू किया और धीरे धीरे करके उन्होंने जो पुराना सिस्टम स्कूलों में हमारे जो विद्यालयों का सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया।
और उन्होंने अपने लिए कलर बनाने शुरू कर दिए, जो हम कलर की बन गए। और मैकाले मिनट्स के बारे में इसमें बात की गई है। मैकाले मिनट्स में ऑथर ने साफ कहा है कि उसको उद्धृत किया है और बोला है कि मैकाले जो है उसने जो अंग्रेज़ी का सिस्टम लेके आया था, उसका पर्पज़ यही था कि इंडियंस को कैसे भी करके ब्रिटिश जो कल्चर है उससे प्रभावित किया जाए, ताकि भले ही वो इंडियंस हों लेकिन हमारी बातों को माने, हमारी कल्चर को सुपीरियर समझे, अपनी कल्चर को इन्फीरियर समझे। तो ये पर्पज़ में तो वो कामयाब हो गए। और लगभग 200 साल तक जो ब्रिटिश राज रहा उसमें उसके अंदर इंडियंस के अंदर, हम हिंदूज़ के अंदर स्पेशली और मुस्लिम्स के अंदर भी एक ऐसा राज, एक इस तरह का कल्चर दिया गया कि हमारी कल्चर जो है एक इन्फीरियर कल्चर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने हमारी लैंग्वेज को भी कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। तो इस तरह से उन्होंने हमारे अंदर इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा कि हम लोग अपनी चीज़ों को ही इग्नोर करने लग गए। हमने उसकी तरफ ध्यान भी देना बंद कर दिया और एक तरह से किसी अंधे आदमी की तरह हम इंग्लिश के पीछे दौड़ने लग गए और उसी से उसको पढ़ के उसमें और काम करके अपने रोज़गार की तलाश करने लगे। जब देश आज़ाद हुआ तो थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी कि अब जो है देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज आएगा, लेकिन उसको तो और भी उसमें और बेड़ियां लाद दी गई। उसमें हिस्ट्री को जिस तरह से उसमें रिप्रेजेंट किया गया उसमें तो और हीन भावना भर दी गई इंडियंस के अंदर कि तुम्हारी हिस्ट्री बेकार है, तुम हजारों साल से गुलाम रहे हो। और इस तरह की हीन भावना भरी गई। जो हमारी हिस्ट्री होनी चाहिए थी वो कभी आई नहीं। हिस्ट्री या तो ब्रिटिश के हिसाब से लिखी गई या लेफ्ट हिस्टोरियन के हिसाब से लिखी गई। जो हिस्ट्री इंडियंस को खुद को लिखनी चाहिए थी वो हिस्ट्री कहीं भी लिखी नहीं गई। तो इस तरह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको वो एक तरह से अभी भी एक तरह से बाहर का है। वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था हज़ारों सालों से था, जो अंग्रेज़ों के टाइम में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुग़लों ने या जो इससे पहले जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से या जब भी उनको मौका मिला उन्होंने उसको ख़त्म करके मदरसे बनाने शुरू किए, जहाँ साइंस की कोई पढ़ाई नहीं थी। और इंडिया वो इस तरह से इस पूरे काल में जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, सेकेंड रिवॉल्यूशन हुआ, तो हम लोग पीछे रह गए। हमारे पास हम लोग ग्रो कर ही नहीं पाए। तो दोस्तों इस तरह से ये किताब जो है हमारी एंशिएंट कल्चर के बारे में बात करती है। इसमें कई सारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस उनको आप देख सकते हैं और ये किताब मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इस किताब को ज़रूर देखिए। शुक्रिया।